नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस पर जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें हम असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा पर डिस्कशन कर रहे थे। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अर्थात प्रांग न्याय के सिद्धांत के आवश्यक तत्व। इसमें हमने पहले आवश्यक तत्व पर बात की थी, अर्थात प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए दो वादों का होना आवश्यक है। पहला पूर्वतन संस्थितवाद तथा दूसरा पश्चातवर्ती संस्थितवाद। दूसरा आवश्यक तत्व है कि प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए जो पूर्वतन संस्थितवाद है और जो पश्चातवर्ती संस्थितवाद है, दोनों वादों के जो विवाद्यक हैं, प्रत्यक्षतः और सारतः जो उसके मैटर इन इश्यूज़ हैं अर्थात विवाद्यक हैं, ऐसे विवाद्यक या तो वास्तविक रूप से समान होने चाहिए या फिर आन्वयिक रूप से। आज हम बात करने वाले हैं प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए उसकी तीसरी आवश्यक शर्त या उस सिद्धांत के तीसरे आवश्यक तत्व के बारे में। The former suit must have been a suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim। अर्थात पूर्ववर्ती वाद उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच में होना चाहिए जिसके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। यानी पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती दोनों वादों में उन्हीं पक्षकारों का या ऐसे पक्षकारों का होना समान होना ज़रूरी है जिसके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। यानी इस सिद्धांत को लागू करने के लिए ज़रूरी है कि पश्चातवर्तीवाद के पक्षकार वे ही पक्षकार हों या ऐसे पक्षकार हों जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं जो कि पूर्ववर्तीवाद में थे। यदि दोनों वादों के पक्षकार भिन्न हैं तो उक्त सिद्धांत लागू नहीं होगा। और यह शर्त इस सिद्धांत को मान्यता देती है कि किसी वाद के निर्णय एवं डिक्री उससे वही लोग बाध्य होते हैं जो कि वाद के पक्षकार होते हैं या संसर्गी होते हैं। यहाँ पे संसर्गी होने से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो किसी पक्षकार के अधीन दावा करते हैं। किसी व्यक्ति को संसर्गी होने के लिए आवश्यक है कि उसे विवादित संपत्ति में कोई हित या तो सक्सेशन के द्वारा या बाद में सेल करने पर प्राप्त होना चाहिए। किसी वाद में पक्षकार से तात्पर्य वे पक्षकार हैं जिनके नाम वाद के रिकॉर्ड पर वाद के निर्णय के समय अंकित हैं, और एक पक्षकार वह भी हो सकता है जिसने वाद में हस्तक्षेप किया है, किंतु एक ऐसा पक्षकार जिसने अपने आप को वाद से अलग कर लिया हो या उसका नाम काट दिया गया हो, वह वाद का पक्षकार नहीं रह जाता। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम वाद के पक्षकार के रूप में धोखे से एवं बिना उसकी नॉलेज के जोड़ दिया जाता है, या जो माइनर हो या जो फिर पागल हो, जिसका उसके संरक्षक यानी गार्जियन के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, तो वह वाद का पक्षकार नहीं होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस धारा के पर्पज से वाद के पक्षकार में चार प्रकार के व्यक्ति आते हैं। पहला, जो वास्तव में वाद के रिकॉर्ड पर वाद के पक्षकार हैं। दूसरा, जो विवादग्रस्त पक्षकारों के अंतर्गत दावा करते हैं। तीसरा, वाद के पक्षकारों के प्रतिनिधि या पक्षकार की मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि होते हैं। चौथा, संसर्गी ऐसे व्यक्ति जो किसी पक्षकार के अंतर्गत मांग करते हैं, अर्थात संसर्गी का आधार संपत्ति है, न कि व्यक्तिगत संबंध। अब हम बात करते हैं सह प्रतिवादियों के बीच प्रांग न्याय के सिद्धांत की, अर्थात रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट। जैसा कि कोई विवादक वादी एवं प्रतिवादी के बीच प्रांग न्याय के रूप में अर्थात रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होता है, उसी तरह से कोई विवादक कोई मैटर इन इशू सहवादियों एवं सह प्रतिवादियों यानी को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट के बीच में भी रेस जुडिकेटा के रूप में लागू हो सकता है। जहां एक वाद, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि एक वाद जिसमें ए के द्वारा बी एवं सी के विरुद्ध वाद लाया गया, इसमें कोई विषय बी और सी के बीच डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली मैटर इन इशू है यानी विवादक है। ए को रिलीफ प्रदान करने के लिए बी एंड सी के बीच विवादक का निर्णय देना आवश्यक है, और वहाँ कोर्ट के द्वारा ऐसे मामले पर दिया गया निर्णय एक पश्चातवर्ती यानी सब्सिक्वेंट सूट में जिसमें बी और सी में से कोई वादी है या फिर प्रतिवादी है,
तो उनके बीच में रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वाद में वादी को अनुतोष या अपना अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि जो मामला प्रतिवादियों के बीच है उसका विचारण नहीं किया जाए और उस पर निर्णय नहीं दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय द्वारा ऐसे मामले में दिया गया निर्णय सह प्रतिवादियों को बाध्य होगा और उनमें से किसी के भी द्वारा ऐसे मामले पर संस्थित पश्चातवर्ती वाद रेस जुडिकेटा के द्वारा रोक दिया जाएगा। किंतु वादी को प्रदान किया जाने वाला रिलीफ यानी अनुतोष सह प्रतिवादियों के बीच मामले के विनिश्चय पर निर्भर नहीं करता, तो वहाँ ऐसे निर्णय से प्रतिवादी परस्पर बाध्य नहीं होंगे। अतः रेस जुडिकेटा के सिद्धांत को डिफेंडेंट के बीच लागू करने के लिए 4 कंडीशंस का पूरा होना आवश्यक है। पहला, संबंधित जो को डिफेंडेंट हैं उनके बीच के जो हित हैं वो परस्पर विरोधी हो। दूसरा, वादी को रिलीफ प्रदान करने के लिए प्रतिवादियों के विरोधी हित का न्यायालय को निर्णय करना आवश्यक हो। तीसरा, सह प्रतिवादी पूर्ववर्ती वाद में आवश्यक एवं उचित पक्षकार हो। एवं चौथा है, सह प्रतिवादियों के बीच जो विरोधी हित से संबंधित प्रश्न है उसको न्यायालय के द्वारा सुना गया हो और अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया हो। इस प्रकार को डिफेंडेंट्स के बीच में रेस जुडिकेटा के सिद्धांत को लागू करने के लिए इन चारों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। यदि इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती है तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा को डिफेंडेंट्स के बीच में लागू नहीं होगा। अब ये तो बात हुई सह प्रतिवादियों के बीच में रेस जुडिकेटा के सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे सहवादियों के बीच में प्रांग न्याय के सिद्धांत की, अर्थात उन सभी शर्तों के अधीन रहते हुए जो कि सह प्रतिवादियों के लिए प्रयोज्य होती है। कोई मामला सहवादियों के बीच में भी उसी प्रकार से प्रांग न्याय हो सकता है जैसे कि सह प्रतिवादियों के बीच होता है। यदि सहवादियों के बीच में हितों का विरोध है और प्रतिवादी के विरुद्ध रिलीफ प्रदान करने के लिए वादियों के बीच विरोधी हित का विनिश्चय करना न्यायालय के लिए आवश्यक है तथा न्यायालय ने ऐसे हित का विनिश्चय कर दिया है, तो ऐसा निर्णय सहवादियों के यानी कोप्लेंटिव्स के बीच में रेस जुडिकेटा के रूप में प्रयोज्य होगा। यहाँ पे एक बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसाइडेड एक इम्पोर्टेंट केस है इसी बात के ऊपर, फ़कीर गोवदा वर्सेस धर्माया का। इस वाद में ए ने एक वाद अपनी ओर से तथा अपनी 3 माइनर बेटियों की ओर से संस्थित किया था। इस वाद में वादियों के बीच हितों का कोई परस्पर विरोध नहीं था। इसके बाद में एक पुत्री ने पूर्ववर्ती वाद में अपने पिता के द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति के डिवाइडेशन से संबंधित एक वाद अपने पिता के अगेंस्ट संस्थित किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णित किया कि यह वाद जो अभी लाया गया है पूर्ववर्ती वाद के द्वारा प्रांग न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत वर्जित नहीं है, क्योंकि पूर्व वाद में वादियों के मध्य कोई अधिकार न तो आवश्यक ही था और न ही उनके बीच में कोई विनिश्चय किया गया था। अतः सहवादियों के बीच में भी प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू हो सकता है, लेकिन उसके लिए उन सभी शर्तों का पूरा होना आवश्यक है जो कि सह प्रतिवादियों के बीच डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा यानी प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होने के लिए आवश्यक थी। अब हम बात करेंगे प्रोफोर्मा डिफेंडेंट की, अर्थात औपचारिक प्रतिवादी की, और क्या ऐसे औपचारिक प्रतिवादी पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है या नहीं। औपचारिक प्रतिवादी से अभिप्राय ऐसे प्रतिवादी से है जिसे वाद में नाम मात्र के लिए प्रतिवादी बनाया गया है और जिसके विरुद्ध किसी भी प्रकार के अनुतोष की डिमांड या क्लेम नहीं किया गया है और न ही ऐसे प्रतिवादी का इंटरेस्ट वाद के किसी पक्षकार के साथ है। इसका एक उदाहरण है, ए एक्स के किराएदार के रूप में बी के अगेंस्ट एक टैंक के कब्जे के लिए वाद लाता है। एक्स को औपचारिक प्रतिवादी बना दिया जाता है जिसके विरुद्ध कोई अनुतोष यानी कोई रिलीफ नहीं मांगा गया। बी को स्वामी मानते हुए यह वाद खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद में एक्स बी के अगेंस्ट उक्त टैंक के कब्जे के लिए दूसरा वाद संस्थित करता है। बी प्रथम वाद के द्वारा निर्धारित स्वामित्व के निर्णय को रेस जुडिकेटा के रूप में
आधार बनाते हुए डिफेंस करता है। बी की डिफेंस न्यायालय यहाँ स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो फर्स्ट वाद था, पहला जो सूट था, उसका निर्णय ए एवं बी के बीच दिया गया था, न कि एक्स एवं बी के बीच, तथा एक्स प्रथम वाद में केवल औपचारिक प्रतिवादी यानी प्रोफोर्मा डिफेंडेंट था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सेक्शन के पर्पज से वाद के पक्षकार के अंतर्गत वाद के पक्षकार के प्रतिनिधि भी आते हैं। अर्थात जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के प्रतिनिधि की हैसियत से वाद लाता है, तो उस मामले में दिया गया निर्णय भी उन पर रेस जुडिकेटा के रूप में प्रभावी होता है, तथा इस प्रकार के वाद को प्रतिनिधिवाद कहते हैं। अर्थात प्रतिनिधिवाद से तात्पर्य ऐसे वाद से है जो कि प्रतिनिधि की हैसियत से, न कि व्यक्तिगत हैसियत से किसी व्यक्ति के द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किया जाता है। ये जो CPC है, इसकी सेक्शन 11 के साथ जो स्पष्टीकरण नंबर यानी एक्सप्लेनेशन नंबर 6 है, उसमें यहाँ पे इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि जहाँ कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकार के या किसी ऐसे व्यक्तिगत अधिकार के लिए सद्भावनापूर्वक वाद संस्थित करते हैं जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं, वहाँ ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में सेक्शन 11 के पर्पज से समझा जाएगा कि वे ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं। प्रतिनिधिवाद के मामले में दिया गया निर्णय ऐसे व्यक्तियों के लिए बाइंडिंग होगा और रेस जुडिकेटा के रूप में प्रभावी होगा, जिसका नाम अभिव्यक्त रूप से वाद के पक्षकार के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिनिधिवाद के रूप में सभी हितबद्ध व्यक्तियों के संदर्भ में जिनका वाद के पक्षकार के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, दिया गया निर्णय 4 शर्तों के पूरा होने पर ही रेस जुडिकेटा के रूप में एप्लीकेबल होगा। ये चारों कंडीशंस हैं। पहली, जहाँ किसी अधिकार के लिए दावा एक व्यक्ति के द्वारा या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपने लिए और अन्य के लिए सामूहिक रूप से किया जाता है। दूसरी कंडीशन है, वे पक्षकार जिनका नाम स्पष्ट रूप से वाद में उल्लेखित नहीं किया गया है या जिन्हें वाद में स्पष्ट रूप से नामित नहीं किया गया है, ऐसे अधिकार से हितबद्ध हैं। तीसरी कंडीशन है, यह वाद सद्भावनापूर्वक और सभी हितबद्ध व्यक्तियों के हित के लिए किया गया है। और चौथी कंडीशन है, वाद में संहिता के आदेश 1 और नियम 8 के अधीन की सभी शर्तें पूरी कर दी गई है। अर्थात ऑर्डर 1 का रूल 8 प्रतिनिधिवाद के संबंध में प्रावधान करता है। तो जब उसकी सभी शर्तें पूरी हो जाएगी तभी जाके यहाँ पे इस तरह के वाद को प्रतिनिधिवाद माना जाएगा और वहाँ पे पक्षकारों के बीच डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। इस प्रकार इस स्पष्टीकरण नंबर 6 की शर्तों के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति जो अपने एवं दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की तरफ से वाद संस्थित कर रहा है, उसका कृत्य सद्भावनापूर्वक हो, वह अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के हित को संरक्षित कर रहा हो, और यदि ऐसे व्यक्ति के हित एवं हितबद्ध व्यक्तियों के हित में टकराव यानी विरोधाभास है, तो ऐसी कंडीशन ऐसे व्यक्ति का इरादा दुर्भावनापूर्वक है या विरोधी पक्षकार के साथ दुर्भिसंधि वाला है, तो इसे स्पष्टीकरण 6 में रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं माना जाएगा और ऐसे मुकदमे के निर्णय में जो हितबद्ध पक्षकार हैं वो उससे बाइंडिंग नहीं होंगे। ये तो बात हुई डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा को लागू करने के लिए उसकी असेंशियल एलिमेंट नंबर 3 यानी तीसरी आवश्यक शर्त की। अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा के रिमेनिंग असेंशियल एलिमेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।